अभी सभागार में जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी ये नहीं कहती कि इस तरह से शोर मचाकर रोका जाए, न ये दिल्ली विश्वविद्यालय की कल्चर है, ना ऐसा होना चाहिए था। मैं अशोक श्रीवास्तव जी से दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से क्षमा मांगना चाहूंगा कि इस तरह की बात हुई। ये हमारी न संस्कार है न हमारी संस्कृति है। ये मैं जब से वाइस चांसलर हुआ ये पहली घटना है। प्रशांत बर्थवाल जी का भी बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी, डीकोलोनाइजिंग द भारतीय माइंड्स फ्रॉम कॉलोनियल रूट्स टू कल्चरल मार्क्सिज्म। ये जो शब्द है, ये डीकोलोनाइजिंग द भारतीय माइंड्स, भारत के मनों को डीकोलोनाइज करना, इसके कई एस्पेक्ट हैं। सबसे आसान है सड़कों के नाम बदलना, भवनों के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना। और इतना कर कर यदि हम खुश हो जाते हैं कि डीकोलोनाइज हो गया सारा सिस्टम, हमने ये कर दिया, तो वो तो बहुत ही सुपरफिशियल बात है। होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सुपरफिशियल है। सबसे मुश्किल काम है मनों को बदलना, मनों पर काम करना, संस्कारों और संस्कृति को बदलना। ये मन तो आसानी से बदलते नहीं हैं। तो ये प्रशांत बर्थवाल जी का एक अटेम्प्ट है कि उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी कि अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन पे प्रभाव डालेगी ये किताब। जब मन पर प्रभाव आएगा तो उसका आभास हमारे आसपास के लोगों को भी होगा, हमें भी होगा। ये आसान काम नहीं है। तो इस अटेम्प्ट जो लिया प्रशांत ने, एक अच्छा अटेम्प्ट है, तो हमको ये किताब पढ़नी चाहिए। पर यहां जो हम लोग बैठे हैं, हम सोच सकते हैं ना कि इसकी जरूरत क्या है, डीकोलोनाइजेशन पे बात करने की भी जरूरत क्या है, सब अच्छा ही तो चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, विश्व में अच्छा करता जा रहा है, तो इसकी आवश्यकता क्या है। तरक्की कर रहा है, आगे भी तरक्की करेगा, 7-8% की ग्रोथ रेट है, आगे भी होगी। लेकिन बात क्या है, देखिए, भारत ने 800 साल की गुलामी देखी है, लेकिन भारत की संस्कार और संस्कृति खत्म नहीं हुई। भारत बचा रह गया 800 साल की गुलामी के बाद भी। इतने लंबे वर्ष कई देशों ने गुलामी अगर देखी होती, बहुत सारे तो बदल गए, उनके अस्तित्व खत्म हो गए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, रोकने का काम करता है। लेकिन 800 साल के कालखंड में वो कमजोर तो हुआ। इसीलिए मनों पर काम करने की बहुत जरूरत है, और मनों पर काम करने का काम प्राध्यापकों का है, विश्वविद्यालयों का है, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का है कि वो इस पर काम करें। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी, बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी जो साहित्य जगत से आते हैं। भारत भारती, उन्होंने कहा कि बहुतुच्छ रजवाड़े बने, साम्राज्य सब कट छट गया, यों भूमि भागों में हमारा दीन भारत बट गया, जो एक अनुपम रत्न था परिणत कणों में हो गया, वह मूल्य और प्रकाश सारा टूटते ही खो गया। इस काल में भी हिंदुओं में धीरता कुछ शेष थी, निज पूर्वतों की वीरता गंभीरता कुछ शेष थी, फैली विशैली विलासिता थी, किंतु थी कुछ भक्ति भी, हम घट चले थे किंतु फिर भी शेष थी कुछ शक्ति भी। वो जो शक्ति थी वो भारत के मनों की थी, भारत के संस्कार की थी। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। उत्तर भारत के अंदर आपको 200 साल से पुराना कोई मंदिर नहीं मिलेगा। कितने आश्चर्य की बात है। अगर पुराने अच्छे मंदिर देखने हैं तो दक्षिण भारत आपको जाना ही पड़ेगा। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, और ये आर्किटेक्ट्स कह रहे हैं कि इसकी जो आयु है
वो करीब करीब 1000 से ज्यादा वर्ष की होगी। हम यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग्स बनाते हैं, सरकार बनाती है, आप लोग घरों में बनाते हैं, 60-70 साल उसकी आयु रखी जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, कॉस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अगर भारत में पुराने दक्षिण भारत के मंदिर आप देखेंगे, 1000-2000 साल के मंदिर आपको मिलेंगे। उस पद्धति से ये नए निर्माण हुआ कि इसकी आयु 1000 वर्ष से ज्यादा होगी। इसमें सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ, स्टील का उपयोग नहीं हुआ। तो इसका मतलब कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी रही, जिसको कि ठीक ढंग से अप्रिशिएट करना है तो माइंड को डीकोलोनाइज करने की आवश्यकता है। तो मंदिरों को तोड़ा गया, शहरों को जलाया गया, पुस्तकालयों को जलाया गया, क्योंकि जीतने वाले, जैसे रामलाल जी ने ठीक कहा, जो जीतने वाले दिखाना चाहते थे कि हमसे वो श्रेष्ठ हैं, हमको हराया है, हम पे राज्य करना है, तो हमसे श्रेष्ठ हैं। इस कारण से उन्होंने किया, क्योंकि आपके मनों को तोड़ना था। भारत के मन को तोड़ा गया, मनोबल को तोड़ने का प्रयास हुआ। लेकिन फिर भी कितनी बार सोमनाथ तोड़ा गया, सोमनाथ उठ खड़ा हुआ, राम मंदिर दोबारा से बना। तो ये जो मन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कबीर जी ने कहा था ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। तो विश्वविद्यालयों में मनों पर काम होना चाहिए। ऐसे मन तैयार करने का हमारा काम है जो इस देश को सही दिशा में ले जाने का काम करें। मैं इस बुक से एक कोट लेना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि एवरी सिविलाइजेशन वेजेस 2 kinds of battles for its survival. First is the visible battles fought with armies. Second is the invisible battles fought with ideas. The visible battles are spectacular, decisive, and leave monuments or ruins in their wake. The invisible battles are slow, imperceptible, and work not only by shattering walls but by eroding foundations. Unquote. तो विजिबल बैटल्स एंड अनविजिबल बैटल्स, भारत के साथ दोनों पर आक्रमण हुआ हमारे से। कालखंड अलग हो सकते हैं, बहुत सारे आतताई आए, विजिबल हुआ, आर्मी के साथ आए, लड़ाई हुई, हारे, ले गए। ब्रिटिशर्स आए तो वो इनविजिबल बैटल पे इतना काम कर गए कि आज हम 70-75 साल से ऊपर की आजादी हो गई और डीकोलोनाइजेशन पे बात करना शुरू हुआ है 75 साल में। इस पे सोचने की तो आवश्यकता है ना कि 75 वर्ष के बाद इस पे बात करने की जरूरत महसूस हुई है कि कितना ज्यादा मनों पर प्रभाव उन्होंने डाला। इसलिए भारत भारती से दोबारा लेता हूं। उन्होंने कहा ना मैथिली शरण गुप्त ने कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलके विचारें ये समस्याएं, ये सभी। संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष था, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ये ठीक है कि पश्चिम बहुत कर रहा उत्कर्ष है, पर उसका पूर्व गुरु यह वृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम साधु जन इस देश से करते रहे हैं कृत्य कृत्य, अब भी अतुल उपदेश से। विवेकानंद जी ने क्या किया? भारत के मनों पे काम करने का प्रयास किया और पूरा उनका थ्योरी, उनकी समझ जो भी थी कि भारत का जो मन कमजोर हुआ है इसको मजबूत बनाने पे काम किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने पंचप्राण लेने का संकल्प लिया और उसमें गुलामी से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व, ये 2 भी पंचप्राण उन्होंने लिए कि हमको प्रण लेना चाहिए। लेकिन अपनी विरासत पर गर्व कौन करेगा अगर उसका माइंड उससे जुड़ेगा, डीकोलोनाइज होगा और सही तरीके से उसको देखने की आदत होगी। क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन डजंट मीन मॉडर्नाइजेशन, वी ऑल शुड रिमेंबर, वेस्टर्नाइजेशन डजंट मीन मॉडर्नाइजेशन। ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म, दिस इज अगेन आई एम कोटिंग फ्रॉम द बुक, द ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म टारगेटेड द इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर. Cultural Marxism targeted the soul of a civilization. One targeted on the economic structure, a different type of structure. That structure could not eradicate poverty from any state or any country. And second is the cultural Marxism. Marxism was portrayed as progressive, modern, open, democratic. But they use the words
If you read any article, any book, the popular words are oppression, caste, class struggles, regressive. These are negative words. जैसे पढ़ेंगे वैसे मन बनेगा. मैं कहता हूं ना, जिसके पास जो होगा वो देगा. जो आदमी क्रिटिकल है क्रिटिकलिटी देगा, जो पॉजिटिव है पॉजिटिविटी देगा, अच्छा है अच्छाई बांटेगा, बुरा है तो बुराई बांटेगा. कल्चरल मार्क्सिज्म, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के करिकुलम को बदलने की आवश्यकता है. ऐसा सब लोग बात करते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हमने बदलने का प्रयास किया. जहां जहां आवश्यकता थी बदलने का प्रयास किया. पहला उदाहरण हमने किया कि इकबाल को बाहर किया. मैं ये समझ ही नहीं पाता हूं कि इकबाल को रखा और किसी को बुरा लगा क्यों नहीं. सब कहते हैं नहीं, उसने लिख दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा. लिखा पर माना तो नहीं ना उसने. ये तो 1905 में लाहौर में जब वो थे तब लिख दिया उसने. लेकिन इंग्लैंड से पढ़ के आने के बाद जो उन्होंने किया, पाकिस्तान के आइडिया को जन्म देने वाला, उसको बढ़ाने वाला और भारत का विभाजन कराने वाला, अगर गुनाहगारों की 3 की लिस्ट बनेगी तो एक उसमें इकबाल का नाम होगा. और भारत के मनों को बुरा नहीं लगा. और आज भी भारत की आर्मी ये सारे जहां से अच्छा गाती है. मैंने अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है कि आपको ये नहीं गाना चाहिए इसको. हमको उसको क्यों बड़ा बनाना है. और गीत लिखे जा सकते हैं, 50 तरह के गीत लिखे जा सकते हैं. उस गीतकार को, उस लेखक को बड़ा बनाने की भारत में क्या आवश्यकता है. क्योंकि कॉलोनाइज्ड माइंड को ये बात पूरी लगेगी ही नहीं. और हमको नहीं लगी. इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है. हमको बुरा ही नहीं लगा. भारत की आर्मी गा सकती है. और कब गाती है. 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाती है. ये भारत को विचार करने की आवश्यकता है कि हमको इसकी क्या आवश्यकता है. आप ये देखिए, मीडिया देखिए, सिनेमा देखिए, हिस्टोरिकल फिल्म्स देखिए, किस तरीके से दिखाया जाता है. आज वो विषय नहीं है बोलने का. मन को बुरा नहीं लगता हमारे को, क्योंकि हमें लगता है सहजता से तो ठीक ही कह रहे हैं, इसमें क्या है. देखिए, वंदे मातरम को काटा गया. आज हमने पूरा वंदे मातरम गाया. पहले गाया ही जाता था, कांग्रेस के उसमें गाया जाता था वंदे मातरम पूरा. बाद में तय किया गया कि पूरा नहीं गाया जाएगा. ये वो जो सोच है ना, ये इस सोच ने भारत का विभाजन करा दिया. दोबारा ऐसा ना हो जाए, इसके लिए डीकोलोनाइज माइंड्स करने की बहुत आवश्यकता है. और ऐसी पुस्तकों की भी आवश्यकता है. मैक्स मूलर, एक और उदाहरण दूंगा. मैक्स मूलर posited that a group of Indo-European Aryans invaded or migrated into India around 1500 BCE, displacing the indigenous population. प्रशांत ने कोट करा अपनी किताब के अंदर, इसको मैं वहीं से ले रहा हूं कि मैक्स मूलर posited that a group of Indo-European Aryans invaded or migrated into India around 1500 BCE, displacing the indigenous population. कितनी गलत बात है ये. यानी 1500 बीसी में बाहर से कुछ आर्यंस आए और यहां पर एक माइग्रेट होकर आए और यहां पर बस गए. या इसका मतलब 1500 बीसी से पहले सभ्यता नहीं थी. महाभारत का और रामायण का क्या क्या था. सब 1500 बीसी से तो पहले का ही था ना. अभी राखीगढ़ी साइट से जो मिला है बहुत कुछ, जितने भी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है, 5000, 8000, 9000 साल तो अभी तक एस्टैब्लिश साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास. लेकिन सबको बड़ा अच्छा लगा ना कि अब इनको 1500 कह दो कि ये तो 1500 बीसी वाली सभ्यता है. ना ये पुरातन, ना हम पुरातन. और इसको खूब बेचा गया. ब्रिटिश काल में भी बेचा गया, ब्रिटिश काल के बाद भी बेचा गया, आजाद भारत में भी बेची गई ये थ्योरी. अंग्रेजों को बुरा नहीं लगा, उनको अच्छा लगा. मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को भी अच्छा लगा. पर सवाल उठता है कि भारत के बच्चों को क्यों अच्छा लगा. रामायण, महाभारत, जहां जिस देश में बहुत साधारण घर परिवारों में रहती है, गाई जाती है, समझी जाती है, पाठ होता है, उनको कभी नहीं लगा कि हम 1500 बीसी वाले हैं क्या. सिर्फ 300 बीसी का तो चाणक्य का.
क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, कल्चरली कोलोनाइज्ड हम होते चले गए, हमको पता ही नहीं लगा। एक और बात प्रशांत ने लिखी कि डू नॉट रिड्यूस चेंजेस टू रिप्लेसिंग नेम्स इन टेक्स्ट बुक्स, एडिंग न्यू चैप्टर्स अबाउट सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स। अभी बात होती है कि डीकोलोनाइज करें, तो ये बात सही है कि वी ऐड फ्यू चैप्टर्स इन सिविलाइजेशन। हमारे सिविलाइजेशन के कुछ अचीवमेंट्स थे, उसके बारे में एक चैप्टर लगा दो तो हो गया काम। वो भारतीय ज्ञान परंपरा भी हो गई, डीकोलोनाइज भी हम हो गए, और कुछ नाम बदल दो जो छोटे मोटे। इससे ज्यादा डीपर इशू है, इससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। एक होता है ना काम की खाना पूर्ति करना, नाम बदलना खाना पूर्ति है, पहला स्टेप है सिर्फ, लेकिन वो लास्ट स्टेप नहीं है। अभी 30 मार्च को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा कि भारत से माओवाद की जड़ों को खत्म करने की घोषणा करी कि जंगल से खत्म हो गया अब। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी चेताया कि जंगल तो नक्सलवाद से मुक्त हो गए, लेकिन वो विचारधारा भी जिंदा है जो नक्सलवाद को पनपाती है। वो शहरों में है, वो विश्वविद्यालयों के अंदर है, वो प्राध्यापकों में है, छात्रों में है, हम में है। उससे कैसे आजाद होगा? कल को दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो ये जो अर्बन नक्सल ये नहीं है तो कौन है? जिन्होंने आदिवासियों में, जंगल में रहने वाले लोगों में, ग्रामीणों में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया और उन्हें अपने देश से भावनात्मक रूप से अलग किया और उनके रेडिकलाइजेशन की जमीन तैयार करी। और उन्होंने कहा कि जो सत्ता परिवर्तन होता है बंदूक से होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है। फैलाया गया। लेकिन इसके प्रभाव में जो बच्चे आ जाते हैं वो अपने परिवार और समाज से कट जाते हैं, और इस हद तक कि वे बच्चे धीरे धीरे देश विरोधी ताकतों की कठपुतली भी बन जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं। न वो अपना बेटा बेटी का कोई धर्म निभाते हैं, न एक नागरिक होने का कोई धर्म निभाते हैं, न कोई सामाजिक रिश्ता उनके लिए मायने रखता है। ये कैसी वे ऑफ लाइफ है? इस पर भी तो सोचने की आवश्यकता है यदि बात हो तो, कि जो सीधे साधे स्टूडेंट्स को अपने परिवार, समाज, धर्म, देश, संस्कार और संस्कृति से दूर लेके चली जाती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। डीकोलोनाइज होने का यह मतलब नहीं है कि हम दूसरों के बारे में अच्छा ना सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें, लेकिन अपने बारे में भी तो अच्छा सोचें। हमारे यहां सब खराब है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही वेस्टर्नाइजेशन होना, वेस्टर्न होना है। इससे बाहर हमको मनों को लेके आना चाहिए, जो कि उसका सही मायने में डीकोलोनाइज होना है। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना भी चाहिए, और इसी कारण से, क्योंकि हम सबका काम है इस देश की चिंता करना, इस देश के लिए अच्छा सोचना, इस देश के लिए अच्छा करना। कोई बाहर से सहायता करने नहीं आएगा, ये हमारा काम है। तो ये पुस्तक प्रशांत भरतवाल जी ने समझदारी से लिखी है, मेहनत करके लिखी है। आप इसको पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा इससे, आपका मन पे प्रभाव डालेगी। ऐसा मैं पढ़ने के बाद आपको एक एश्योरेंस देता हूं कि आपके मन पे प्रभाव डालेगी। जरूर इसको पढ़िएगा। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार।